हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में जो अपन क्वेश्चन बैंक कर रहे थे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक। और इसके आज के वीडियो में जो इस क्वेश्चन बैंक में 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से 50 आज अपन अच्छे से समझेंगे और स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि देखो, जो हर क्वेश्चन है उसको मैंने साइड में उसकी पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दी है और मैं आपके लिए ही ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो आप फिर अलग से ये कमेंट में ये ना लिखे कि इंग्लिश में अलग से बनाइए, इंग्लिश में ही तो बना रहा हूं मैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्या दे रखा है अपन को कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज एफ इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस 3 times देन द फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। फोर्स का फॉर्मूला जो होता है अपने कूलम्ब्स लॉ से, वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के। और अगर प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब F1 अपॉन F2। F1 बोले तो फर्स्ट केस में जो फोर्स है वो, और F2 बोले तो जो सेकंड केस में जो फोर्स है वो। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए सामने उल्टा लिखा है। अब F1 की जगह तो अपन F लिख लेते हैं, F2 F लिखना है खाली। ठीक है, F2 अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। R2 की जगह पे अपन लिख देते हैं 3R। 3R क्यों लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले के कंपेयर में 3R1 कर लेते हैं। ठीक है, पहले के कंपेयर में जो डिस्टेंस जो है वो 3 times कर दी गई है, तो 3R1 कर देते हैं इसका स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और R1 का स्क्वायर R1, और यहाँ पे भी R1 का स्क्वायर कट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने, F अपॉन 9। तो क्या आंसर होगा इसका, F अपॉन 9 हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, वो है कि इफ वी पुट अ ग्लास स्लैब या ग्लास प्लेट बिटवीन टू चार्ज फोर्स बिकम। देखो, अगर ये कह रहा है कि जब ग्लास प्लेट पुट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब कोई अपन मीडियम में है, और इससे साफ पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ेगी और फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जब अपन मीडियम में फोर्स लगाते हैं, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो मीडियम में वैक्यूम के कंपेयर में क्या लगता है, कम लगता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अपन ने ग्लास प्लेट रख दी है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले के कंपेयर में। क्या आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट दे रखा है और उस पे चार्ज कितना लाना है अपन को, 5 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लाना है। और ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब इतना चार्ज आएगा। तो ये अपन करेंगे कौन से, Q = NE फॉर्मूला से। ठीक है, अपन को N फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने है, तो क्या आ जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू बोले तो जो ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कितना है, 5 × 10⁻⁻19, और E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन अपन को पता है कि n जो है वो एक क्या हो सकता है, इंटीजर ही हो सकता है, इसलिए अपन 3 मानेंगे। तो क्या आंसर होगा इसका, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट in a uniform electric field, what is the ratio of their acceleration। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, उनके रेशियो क्या होगा उनका एक्सेलरेशन का। तो देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A = क्या होता है, F अपॉन M। F = M में होता है तो A = क्या हो जाएगा, F अपॉन M हो जाएगा। तो अपन इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का रेशियो निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे F इलेक्ट्रॉन अपॉन M इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के लिए लिखेंगे F प्रोटॉन अपॉन M प्रोटॉन। अब ये जो F जो है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। F = क्या होता है, QE। Q क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों का ही चार्ज सेम ही होता है, और कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब E भी सेम होगा। तो ये FE और FP दोनों की जगह EE लिखेंगे और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ये MP ऊपर आ जाएगा, ME नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, MP अपॉन ME।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MP अपॉन ME बोले तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो दे रखी है 1 एंगस्ट्रम, और क्या फाइंड करना है अपन को, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो अपन को फाइंड करना है। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, P Q को मल्टीप्लाई कराते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से। ठीक है, तो चार्ज कितना है, चाहे इलेक्ट्रॉन का पुट करें चाहे प्रोटॉन का पुट करें, चार्ज तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है 10⁻10। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना जाएगा 1.6 इंटू 10⁻29, क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, ये यूनिट हो जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि व्हेन वी पुट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें। आपकी बुक में एक डेरिवेशन है, ऐसे अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, उसमें डाइपोल रखते हैं। तो अगर मान लो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, QE फोर्स, और माइनस पे क्या लगेगा, इतना ही QE लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसका मतलब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन पुट करते हैं तो डाइपोल को जब पुट करते हैं तो जो फोर्स होगा वो तो क्या हो जाएगा, 0, लेकिन इन दो अपोजिट फोर्स की वजह से ये रोटेट करने लगेगा और क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आंसर होगा ओनली टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फोर्स तो कितना होगा, इसको एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं, फोर्स 0 होगा और टॉर्क जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे नेक्स्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्या दे रखा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9E और प्लस E सिचुएटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज बना लेते हैं, ये बना लिया अपन ने 9E और ये बना लिया अपन ने E, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है अपन को, 16 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अपन को इन दोनों के बीच में एक और चार्ज रखना है। ये सपोज करो अपन ने चार्ज यहाँ रखा, Q चार्ज। अब वो कितनी डिस्टेंस पे रखें कि वो जो है इक्विलिब्रियम पे रहे, ये अपन को फाइंड करना है। तो अपन क्या करते हैं, 9E से अपन x डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो दूसरी तरफ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो कब हो सकता है, जब 9E और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो और E और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर हो, तब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। एक तो फोर्स निकालते हैं अपन 9E और E के बीच में। ठीक है, ये अपन ने लग दिया 9E और E के बीच में, क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच में 9E और E के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, x। और दूसरा फोर्स लेते हैं Q और E के बीच में, Q और E के बीच में लेते हैं, ये एक चार्ज रख दिया E, एक रख दिया Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 16 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो K से K कट हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, ये Q है यहाँ पर, Q से Q भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब पीछे यहाँ बचा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ बचा 1 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। 3 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे 48, 3 को माइनस एक्स से कराएंगे माइनस का 3x, x को 1 से कराएंगे x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 12। अब ये x मैंने किस तरफ से एज्यूम किया था, 9E की तरफ से, तो 9E की तरफ से 12 सेंटीमीटर और E की तरफ से कितना होगा, 16 माइनस 12, 4 सेंटीमीटर। दोनों में से जो ऑप्शन में हो वो सही है। तो यहाँ दे रखा है 9E की तरफ से 12 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट लेते हैं अपन, अ क्यूब कंटेन प्लस माइनस क्यू डाइपोल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। देखो एक अपन को क्या लेना है, क्यूब लेना है, और इस क्यूब के अंदर एक डाइपोल है। अब डाइपोल में आपको पता है प्लस क्यू चार्ज भी होता है, माइनस क्यू चार्ज भी होता है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा अपना 0। ठीक है, और फ्लक्स कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज को अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ टोटल चार्ज ही 0 हो गया, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0।
तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये कौन सा रूल है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कि व्हेन वी गिव नेगेटिव चार्ज टू सोप बबल इट्स रेडियस, तो रेडियस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, या बढ़ जाती है बोले तो इंक्रीज हो जाएगी। चाहे नेगेटिव चार्ज दे चाहे पॉजिटिव चार्ज दे, एक चार्ज देने पर उन चार चार्ज के बीच में एक जैसा चार्ज होगा तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा और जिससे रेडियस जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। चाहे ये क्वेश्चन नेगेटिव चार्ज के लिए पूछे चाहे ये क्वेश्चन पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछे, आंसर क्या होगा कि रेडियस जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपना 10th क्वेश्चन है कि अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एयर फाइंड द फ्लक्स। तो एक चार्ज दे रखा है प्लस क्यू चार्ज का और फ्लक्स बताना है, तो एकदम सिंपल सा है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, इसे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कराएंगे बोले तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि चार्ज जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर क्यू की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ग्राफ दे रखे हैं और पूछ रहा है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर एंड 1 अपॉन आर। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो E जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर के। अगर ये ग्राफ जो है E और R के बीच में पूछते तो ये ऐसा आता, लेकिन ये ग्राफ पूछ रहे हैं E और 1 अपॉन आर के रेस्पेक्ट में। अब देखो 1 अपॉन आर को अगर मैं एक पूरी क्वांटिटी मानता हूं तो ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, और जब कोई दो चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है सिंगल पावर से तो उनका कर्व कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो क्या आंसर होगा इसका, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि टू चार्ज स्फीयर विद द ए एंड बी रेडियस विद सम सरफेस चार्ज डेंसिटी राइट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है कि जो है दो अपने क्या है स्फीयर है, ये अपन ने दो स्फीयर लिया, एक की रेडियस ए है और एक की रेडियस क्या है बी, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इस पे सिग्मा और इस पे भी सिग्मा। अब बताओ इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, या फिर अपन इसे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिखते हैं, के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब 4 पाई और आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा एरिया, और Q अपॉन ए किसकी जगह लिख सकते हैं, सिग्मा, जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक और फॉर्मूला आ गया E का, क्या हो गया, सिग्मा अपॉन E। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिग्मा दोनों का सेम है, तो फिर एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, रेडियस इसमें आ ही नहीं रही है इस वाले फॉर्मूले में, इसका मतलब दोनों ही स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो क्या आएगा 1:1। ऐसा क्यों हुआ, जब अपन ने इस फॉर्मूले को E के फॉर्मूले को सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से दो ही चीजें हैं जिससे E चेंज हो सकता है, एक सिग्मा और एक एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में कह रखा है कि सिग्मा सेम है और एप्सिलॉन नॉट तो सबके लिए सेम ही होता है। जब दोनों चीजें ही सेम है तो फिर A रेडियस लो या B रेडियस क्या फर्क पड़ता है, तो 1:1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम, अपन को क्या बतानी है, एनर्जी डेंसिटी बतानी है, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। तो एनर्जी डेंसिटी होती है अपने, तो एनर्जी डेंसिटी होती है अपने हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 200 वोल्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट इज द वर्क डन। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, V दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है, और किस चार्ज को मूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन को। तो Q जो है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, -1.6 × 10⁻⁹ वर्क निकालना है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। Q की वैल्यू कितनी है 1.6 और V की वैल्यू कितनी है 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -3.2 × 10⁻⁻17 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जूल क्यों लगाया पीछे, क्योंकि जूल यूनिट होती है अपने किसकी, वर्क की, ठीक है। नेक्स्ट अपने है कि R1 और R2 दो रेडियस के चार्ज स्फीयर है, दो स्फीयर बना देते हैं अपन, एक की रेडियस है R1 और एक की रेडियस है R2, ठीक है, विद द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो दोनों का सेम है, और कह रहा है कि रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो। तो सबसे पहले अपन को ये याद रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, ठीक है, और जहाँ A की जगह एरिया पुट करना होता है तो 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा आप इस तरफ देखो, इस तरफ आते हैं अपन, V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R। K की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब इसमें अपन क्या करते हैं, v की जगह v लिखते हैं, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ऊपर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो QR हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई, एक r पहले से था, एक r और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है, ये चार्ज अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा का। तो सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसी किसी को, आप में से किसी को ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न भी होगा, अगर नहीं है तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, दोनों के वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और दोनों के चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो इससे अपने सिग्मा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा v एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो अपन को सिग्मा 1 निकालना है, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, v1 लिखते, लेकिन v1 लिख नहीं सकते क्योंकि दोनों का जो अपने पोटेंशियल है वो सेम है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, वो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा r1 सिर्फ। और सिग्मा 2 दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, v एप्सिलॉन नॉट r2। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 करना है अपन को, इन दोनों को कट कर देंगे, कितना आ जाएगा r2 अपॉन r1। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेडियस। तो अपन को ये निकालना है कि पोटेंशियल क्या है, चूज करना है। तो देखो E और V में रिलेशन होता है ये, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस या जो अपने जो भी डिस्टेंस या लेंथ की जो टर्म है उसके रेस्पेक्ट में अपन जब पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब वो कह रहा है कि एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जीरो इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करने पर आंसर जीरो आए, इसका मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है। इसका मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि v क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट होने पर ही डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो v क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव ऑन अ r रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक r रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक r रेडियस है, और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और सेंटर पे एक चार्ज है q। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहली चीज अपन को समझनी है कि ये q चार्ज से ये जो स्फेरिकल पाथ है इसके हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, और इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से ये स्फेरिकल पाथ का हर एक पॉइंट जो है वो इक्वल पोटेंशियल का होगा, और ये पूरी सरफेस जो होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, आपने अगर रीड किया हो अच्छे से, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए वर्क हमेशा क्या होता है, जीरो। क्योंकि वर्क जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किन्हीं भी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अ होलो स्फेयर हैज 2 मीटर रेडियस। एक होलो स्फेयर है, उसकी 2 मीटर की रेडियस है, और इट हैज 500 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। एक स्फेयर है, होलो है अंदर से, और उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 500 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर। देखो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि रेडियस है वो दे रखी है कितनी, 2, और सेंटर से 1.5 जाना है, इसका मतलब 2 से छोटा है। इसका मतलब जिस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं वो पॉइंट अंदर ही है, और अंदर जो होता है पोटेंशियल जो होता है होलो स्फेयर का कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना का उतना ही क्या होगा, अंदर होगा। अगर आपको ग्राफ पता हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फिर ऐसे घटता रहता है। ठीक है, तो अंदर तो वो ही वैल्यू होगी जो इसके सरफेस पे होगी, तो आंसर कितना होगा, 500 वोल्ट होगा। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कि 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स जो होती है वो एक जो होती है स्मॉल r रेडियस की, वो मिलकर एक बड़ी रेडियस की एक ड्रॉप बना लेती है, तो उसका पोटेंशियल बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कितने भी यहाँ पे 1000 ड्रॉप के लिए पूछा है, कभी 64 ड्रॉप्स के लिए पूछ सकते हैं, कभी कभी अपन को 512 ड्रॉप्स के लिए पूछ सकते हैं, किसी भी ड्रॉप्स के लिए आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रख लेना अपन को कि जो लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल होगा वो स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल को n की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो इस वाले क्वेश्चन में v लार्ज निकालना है अपन को, तो वो कैसे आएगा, n यहाँ पर कितना है, कितनी स्मॉल ड्रॉप्स है, 1000,
उसकी पावर करनी है 2/3 और v स्मॉल कर देना है, ठीक है। अब अपन करते हैं, देखो 1000 जो है 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, उसकी पावर 2/3, 3 से 3 कट गया, 10 की पावर 2 बचेगा, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 100। तो v स्मॉल के कंपेयर में 100 टाइम्स क्या होगा, v होगा किसका, लार्ज ड्रॉप का। इसके लिए आप ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर दे, आपकी बुक में एक 64 ड्रॉप के लिए भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, इनमें से कौन सा रूल लगेगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C = 4πε0r। इसका मतलब C जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, R के। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि टू स्फेरिकल स्फेयर विथ अ रेडियस रेशियो 1:2 फाइंड द कैपेसिटेंस रेशियो। देखो ये भी इसी फॉर्मूले से होगा जो अभी अपन ने किया। तो देखो C प्रोपोर्शनल R है तो C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/R2। सेम रखेंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली होता तो यहाँ R2/R1 करते। अब R1/R2 का रेशियो क्या है 1/2, तो C1/C2 का भी क्या होगा 1/2, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 8 वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल चार्ज and equal radius combine to form a large drop. Capacitance of a large drop compared to small drop. स्मॉल ड्रॉप के कंपेयर में लार्ज ड्रॉप की अपन को क्या बतानी, कैपेसिटेंस। देखो इसको कैसे करेंगे, जो बिग ड्रॉप होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 8 स्मॉल ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। कैपिटल R लिख देते हैं बड़ी ड्रॉप के लिए और 4/3 पाई स्मॉल r³ लिख देते हैं किसके लिए, स्मॉल ड्रॉप के लिए। 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि कितनी है 8, 4/3 से 4/3 कट हो जाएगा, r³ इक्वल टू कितना आ जाएगा 8r³, ठीक है। r³ इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2r का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 से 3 कट हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब बड़ी ड्रॉप की रेडियस जो है वो छोटी ड्रॉप के डबल के बराबर है। और अगर ऐसा है तो अभी अपन ने देखा था C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, तो अगर रेडियस डबल है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी डबल होगी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है इफ वी गिव Q चार्ज टू अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है उसको अपन Q चार्ज देते हैं, देन स्टोर्ड एनर्जी इज W, उस समय एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है W होती है। इफ वी गिव 2Q चार्ज देन स्टोर्ड एनर्जी विल बी। तो देखो U का आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV² होता है, हाफ Q × VB होता है, हाफ Q²/CB होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे अपन हाफ Q²C। ऐसा क्यों किया, क्योंकि V के बारे में अपन को कोई नॉलेज नहीं है, Q क्वेश्चन में जिक्र है, और जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C होगी क्योंकि कैपेसिटर अपन चेंज नहीं कर रहे, तो अपन को Q चेंज करने पर U निकालना है। तो देखो U और Q के बीच में क्या रिलेशन है, U जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, Q² के। इसका मतलब U1/U2 जो होगा, चलो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, U जो होता है Q² के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब Q में जो भी रिलेशन होगा वो स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चार्ज जो है 2 टाइम्स किया, तो 2Q का स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा 4Q²। तो कितना टाइम हो जाएगा 4 टाइम क्या हो जाएगी एनर्जी। एक तरीका ये भी है, अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो U प्रोपोर्शनल क्या है Q², तो इसको ऐसे लिख सकते हैं U1/U2 इक्वल टू Q1²/Q2², ठीक है। और Q1 की जगह तो अपन Q1 ही लिखते हैं, और Q2 जो है वो क्या दे रखा है कि पहले के कंपेयर में कितना कर दिया ट्वाइस, तो 2Q1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा Q²/4Q1², Q1 से Q1 कट जाएगा, 4 आ जाएगा और कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है अपने फाइंड द कैपेसिटेंस, अपन को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ये तो हो जाएगा ना, देखो U1/U2 जो है वो कितना जाएगा 1/4, तो U2 कितना हो जाएगा अपना 4U1, ठीक है। तो 4U1 मतलब 4 टाइम्स हो गया, या 4W कर दिया क्योंकि U1 कितना दे रखा था W। नेक्स्ट में अपन कैपेसिटेंस निकालना, इसको देखो अच्छे से समझते हैं। ये अपन ने मान लेते हैं P पॉइंट है, ये मान लेते हैं अपना Q पॉइंट है। अब देखो ये वाला P पॉइंट जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, इस वाली प्लेट से, तो ये P पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और ये वाला यहाँ से सम किया हुआ है, इसका मतलब ये वाली प्लेट भी जो है P से जुड़ी हुई है, और ये इधर से जुड़ा हुआ है, ये वाली प्लेट भी P से जुड़ी हुई है। अब Q से देखते हैं, देखो ये डायरेक्टली इधर है, इसका मतलब ये Q से जुड़ा हुआ है,
ये इधर से टच करके यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्यू से जुड़ा हुआ है और ये भी क्यू से जुड़ा हुआ। मतलब हर प्लेट की जो हर कैपेसिटर है उसकी एक प्लेट तो पी से जुड़ी हुई है तीनों की, और एक प्लेट जो है वो क्यू से जुड़ी हुई है। तो ये आपको कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। कितना दे रखा है? 1 माइक्रोफेराड दे रखा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट दे रखा है कि अ सेल विथ 2.1 वी दे रखा है 2.1। अब ये जो दे रखा है ये बेसिकली क्या होगा? ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.1 वोल्ट। और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 एम्पियर। दिस करंट पास थ्रू अ रजिस्टर, आर की भी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10 ओम। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल आर निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, आई इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन आर प्लस आर। जहाँ आई करंट है, ई एम एफ है, आर क्या है? रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं और अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? स्मॉल आर की। आप निकाल लेना, आंसर क्या आएगा? 0.5 ओम आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आई की जगह आई की वैल्यू, ई की जगह ई की वैल्यू, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देना, स्मॉल आर की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, When a wire is connected with a battery, it is heated up। मतलब एक वायर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो गर्म हो जाता है। अब कह रहा है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये चारों जो ऑप्शन है यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया। पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो है रजिस्टिविटी, एक क्या है? रजिस्टिविटी, वो भी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो पीछे एक ही बचा और वही आंसर सही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझे इसको। और ये समझने से पहले एक चीज याद रखें कि ओम्स लॉ में अपन जो ग्राफ बनाते हैं वो V और I के बीच में होता है। ठीक है, जहाँ V वाई एक्सिस पे होता है और I एक्स एक्सिस पे होता है। और उस समय जो ये एंगल होता है, इसका tan थीटा जब निकालते हैं, जो को स्लोप कहलाती है, वो रेडियस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? रेडियस के बराबर। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में अपन को ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ I और V में, मतलब I वाई एक्सिस पे और V जो है वो किस पे? एक्स एक्सिस पे। इस ग्राफ का जो tan थीटा होगा वो R के बराबर नहीं होगा, उल्टा है, इसलिए 1/r के बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब है कि जिसका एंगल ज्यादा दिख रहा है, देखो इन दोनों में से किसका एंगल ज्यादा दिख रहा है? ये वाला एंगल ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका 1/r ज्यादा होगा और इसका 1/r कम होगा, मतलब उल्टा रिलेशन है। तो ये T1 पे इसको अपन मान लेते हैं 1/r1, ये T2 पे इसका मान लेते हैं 1/r2। क्योंकि उल्टा रिलेशन है, इसका मतलब जिसके लिए ये एंगल ज्यादा आ रहा है उसके लिए R1 की वैल्यू क्या आएगी? कम। इसलिए R1 और R2 में से कौन ज्यादा है? R2 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? R2 ज्यादा है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ग्राफ उल्टा I और V के बीच में। यही ग्राफ अगर V और I के बीच में होता, V वाई एक्सिस पे और I एक्स एक्सिस पे होता, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होती उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता। यहाँ उल्टा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो R2 ज्यादा है। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। R2 ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा टेम्परेचर पे नोट किया गया है और T2 टेम्परेचर पे ही होगा, तो T2 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? T1 से। अब क्वेश्चन में यही था कि T2 और T1 में रिलेशन बताना, तो T2 जो है वो ज्यादा है या T1 T2 से कम है, एक ही बात हुई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। देखो ये अभी वाला क्वेश्चन ही है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था ये कैसे हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के केस में फॉर्मूला चेंज होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/r1, 1/r2 और 1/r3। पुट करेंगे तो 1/1, 1/1, 1/1, तो कितना आ जाएगा? 3/1। और रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। क्या आंसर हो जाएगा? 1/3। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 29। क्या दे रखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है? तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E, जहाँ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टो
जो अपना क्या होता है, टाइम जो होता है दो कॉलिजन के बीच का टाइम जो होता है वो, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वाले रूल से साफ पता चल रहा है कि vd जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, e के। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने किरचॉफ का रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपने पढ़े होंगे। किरचॉफ के दो रूल है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। ये पूछ रहा है किरचॉफ के दोनों लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है वो तो बेस्ड है किस पर, चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पे। ठीक है, ये अलग से भी पूछे जाते हैं, किरचॉफ के रूल के अलावा भी ये पूछे जाते हैं। और सेकंड लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, पहले चार्ज और फिर एनर्जी, क्योंकि चार्ज होता है फर्स्ट रूल के लिए और एनर्जी होती है सेकंड रूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या दे रखा है कि इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज द पोजीशन ऑफ अ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इज इंटरचेंज, देन द न्यू बैलेंस पॉइंट क्या होगा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस पॉइंट क्या होता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे नीचे कहीं डायग्राम भी है मैंने बनाया, ये देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें P और Q का जो रेशियो होता है, R और S का रेशियो बराबर होने पे बैलेंस पॉइंट आता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चेंज कर दिया, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो इन चार रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो चेंज होने पे बैलेंस पॉइंट चेंज हो सकता है। गैल्वेनोमीटर और जो बैटरी है उसको चेंज करने का क्या फर्क होगा। तो आंसर है कि कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज होगा इसका आंसर, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपने 32 क्वेश्चन। Potentiometer is a type of instrument by which potential difference can be measured, then its resistance will be। देखो इस ये जो क्वेश्चन है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आइडियल, यहां पर लिख देता हूं, आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है, मतलब वोल्ट मीटर या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते समय इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। और गैल्विन वो अपने जो एमीटर होता है, करंट मेजर करते समय रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहे हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी। अब इसे समझने से पहले दो चीजें समझते हैं। पहले देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। टेम्परेचर कोफिशिएंट डिस्क्राइब द रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस विथ 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जो भी अपना कंडक्टर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस में काफ़ी चेंजेज हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस में चेंज होगा तो फिर रीडिंग में फर्क आएगा। तो अपन चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर ऐसे वायर का बनाओ जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो, कम, ताकि हल्का फुल्का गर्म होने पर उसका रेजिस्टेंस क्या ना हो, चेंज ना हो। और ऐसा करने के लिए वायर कैसा यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो, तो कम, ये आंसर होगा। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वायर यूज करना है। और ऐसा कौन सा वायर होता है, मैग्नीन, ये भी याद रखें आप। तो इस वाले में आप दो चीज़ें एक्स्ट्रा याद करें, एक तो मैग्नीन वायर का बना होता है और एक टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके किरचॉफ के फर्स्ट रूल पे। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि टोटल जो करंट होती है किसी भी एक पॉइंट पे आने वाली, वो कितनी होती है, 0। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई जो होती है इनकमिंग, मतलब किसी एक पॉइंट की तरफ जो करंट आ रही है वो, और किसी एक पॉइंट से जितनी भी करंट बाहर की तरफ जा रही है वो, उन दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा। आने वाली करंट का सम और जाने वाली करंट का सम। इसमें आने वाली करंट कौन कौन सी है, ये तीनों कौन कौन सी है, 5 + 4 + 2। और जाने वाली कौन कौन सी है, एक 4 और एक आई, तो 4 + i, और i की अपन को वैल्यू निकालनी है। इधर सम करते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 4 + i, तो i की वैल्यू निकल जाएगी। इधर ट्रांसफर कर देंगे, 11 - 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर। क्या हो जाएगा आंसर, 7 एम्पियर। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो क्वेश्चन तो दे रखा है ये। अब ये जो अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट, ये ले लिया अपन ने बी पॉइंट और ए पॉइंट। ये देखो दो रेजिस्टेंस यहाँ जुड़े हुए हैं, दो रेजिस्टेंस यहाँ जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ, 8 और 6 का रेशियो निकालता हूँ, तो 8/6 का रेशियो कितना आता है अपने, 4/3। और इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो वो भी कितना आ रहा है, 4/3।
जब रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो तो P अपॉन क्यू R अपॉन S होता है, तो बैलेंस पॉइंट होता है। उस समय इधर से इधर की तरफ करंट कितनी जाती है, कुछ नहीं जाती, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। इसका मतलब B और A के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या दे रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड B0 इज जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B0 है। ऑन द एक्सियल पॉइंट द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस इज B। मतलब कॉइल लें और उसके एक्सिस पे उस पॉइंट पे अपन को निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, जब जो डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर हो, मतलब यहाँ पर। ठीक है, और उस समय जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो B दे रखा है। कह रहा है कि B अपॉन B0 की वैल्यू निकालो। तो पहले अपन दोनों के फॉर्मूले देखते हैं। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इसे अपन याद रख सकते हैं मुन्नी अपॉन 2R, मुनी, म्यू नी। ठीक है, MU म्यू NI, ठीक है, अपॉन 2R हो गया। अब जो एक्सिस पे जो होता है, मतलब ये अपने कॉइल और इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जो अपना वो आता है, क्या कहते हैं, B का आंसर, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिस्टेंस जो है, बोले कि x जो है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ R लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करके देखना आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 4√2। इन दोनों को डिवाइड करना अपन को, B की जगह तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 4√2R, और B0 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट मुन्नी अपॉन 2R। ठीक है, R से R कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट I से म्यू नॉट I कट जाएगा, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1, और नीचे कितना बचा 2√2। तो कितना आंसर हो जाएगा, सेकेंड, 1:2√2। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, ऑन विच पार्टिकल गिवन बिलो मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग व्हेन दे आर मूविंग। देखो, मूविंग जब फोर्स होता है सेम वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है FB जो होता है उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। और वो कह रहा है वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से चार्ज किसका ज़्यादा है वो देख लेना है। इसका चार्ज कितना दे रखा है, देखो 1, इसका चार्ज कितना है 1, इसका कितना होगा 2, इसका कितना होगा 3, तो सबसे ज़्यादा किसका, लिथियम का, तो लिथियम पे फोर्स लगेगा। नेक्स्ट है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G रिक्वायर 2% ऑफ मैन करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन द शंट रेजिस्टेंस विल बी। अब इसके लिए आपको ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, R इक्वल टू IG RG अपॉन I माइनस IG। जहाँ IG तो है गैल्वेनोमीटर में करंट, RG है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, I जो है वो टोटल करंट जो पास हो रही है सर्किट में, और IG वही गैल्वेनोमीटर की करंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो टोटल करंट की कितनी है, 2% है। तो इसका मतलब IG जो है 2% कैसे निकालते हैं, 2/100, तो 0.02 टोटल करंट का हो जाएगा। तो IG की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई, 0.02I। ठीक है, और RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपन G से लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सब में G लिखा हुआ है। तो यहाँ IG की जगह तो क्या लिख देंगे, 0.02I, RG की जगह क्या लिख देंगे, G, I की जगह I लिखेंगे, और इस IG की जगह क्या लिखेंगे, 0.02I। सॉल्व करके देखना क्या आंसर आता है, आंसर आएगा आपके G/49। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड B इज जनरेटेड इन अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड B जनरेट हो रहा है। इन विच करंट I इज फ्लोइंग, उसके अंदर I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एंड द नंबर ऑफ टर्न आर डबल्ड, सोलेनॉइड की लेंथ भी डबल कर दे और नंबर ऑफ टर्न भी डबल कर दे, तब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला होता है मुन्नी अपॉन L, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और L क्या है, लेंथ। अब वो कह रहा है N की जगह कर देना 2N, कर दिया भाई साहब, म्यू की जगह म्यू रख देते हैं, N की जगह 2N कर देता है, I की जगह I, और लेंथ भी कितनी कर देनी है, डबल। तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस वो का वही आ जाएगा। इसका मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये करने पर वो क्या कह रहा है, 2 गुना करने पर मतलब डबल करने पर गेट द सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही हो रहा है। तो हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग, कितनी करंट पास होगी, तो वो की वही करंट पास होगी, I आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अपने हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर एंड आइडियल अमीटर शुड बी। ये अभी मैंने बताया आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होना चाहिए। एक्चुअल में होता बहुत ज़्यादा, अगर पूछे एक्चुअल में कितना होता है तो हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का और वेरी लो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का। होना कितना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर का होना चाहिए इनफाइनाइट और आइडियल अमीटर का होना चाहिए कितना, 0। ठीक है, आपको कभी डिटेल में समझाएंगे, वैसे समझा देता हूँ। देखो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस के आप कैसे लगाते हो, पैरेलल में। ठीक है, तो अगर करंट जो है कुछ करंट इधर से और कुछ करंट इधर से पास हो जाएगी तो ऐसे केस में यहाँ पे रीडिंग में एरर आएगी। अगर यहाँ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो सारी की सारी करंट इसमें से ही पास होगी, तो फिर एक्चुअल में अच्छे से रीडिंग आएगी। एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर एमीटर खुद कुछ एनर्जी लॉस कर देगा, रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ करंट तो यूज करेगा ही, तो फिर एरर आएगा। इसलिए अमीटर का होती कोशिश ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। आइडियली क्या होना चाहिए, 0, लेकिन 0 तो किसी का होता नहीं है। तो एमीटर का तो होता है लो रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर का होता है हाई रेजिस्टेंस। इन्होंने पूछा आइडियली क्या होना चाहिए, तो आइडियली वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट और अमीटर का क्या होना चाहिए, 0। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है व्हेन अ चार्ज मूव विथ अ यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस। एक चार्ज जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखो स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि वो मूव कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गए। अगर एसिलरेटेड मोशन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वेव भी हो जाती। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है अ क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो अपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है। तो क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन भी है, अच्छे से याद करना, पूछी भी जाती है। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करने लगता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है उसमें आता है बी साइन थीटा। ठीक है, कितना आता है, बी साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या आता है, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 कब होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आएगी, जब थीटा 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0। और थीटा 0 कहाँ पर आता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे आता है। कहाँ पर आता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, मैग्नेटिक पोल दे रखा है, जियोग्राफिकल पोल दे रखा है, मैग्नेटिक मेरिडियन दे रखा है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा। अगर ऑप्शन में मैग्नेटिक इक्वेटर होता तो वहां पर आंसर 0 हो जाता। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो है वो अपने दे रखा है, ये अपन थोड़ा इस तरफ लिख दिया मैंने, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द रिलेटिव परमेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से। ठीक है, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू दे रखी है 1.001, देन सब्सटेंस विल बी। तो देखो 1.001 ऑलमोस्ट 1 है, लेकिन 1 से तो ज़्यादा है। तो आपको ये देखना है कि फेरोमैग्नेटिक अपने पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक में से म्यू आर 1 से ज़्यादा किसके लिए होता है, तो म्यू आर 1 से ज़्यादा होता है पैरामैग्नेटिक के लिए भी और फेरोमैग्नेटिक के लिए भी। लेकिन फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पर 1 से कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब कौन सा सब्सटेंस होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। इसमें से पैरामैग्नेटिक, सेकेंड पॉइंट चूज करेंगे, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आप याद रख सकते हैं, कितनी होती है, 0। वैसे ये आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये होता है कि जहाँ पर अपने फ्री स्पेस है वहाँ पे तो मीडियम ही नहीं है, तो पोलराइजेशन होगा नहीं, और पोलराइजेशन नहीं होगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी आएगी, 0। वैसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। देखो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद भी सोचो कि किसी भी सब्सटेंस को अपन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे, तो वो सब्सटेंस यूज करेंगे जिस पर अपन उसका मैग्नेटिज्म आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। और 4 ऑप्शन दे रखे, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट कर दी। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है
और ये चौथा है। तो ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिज्म डजंट डिस्ट्रॉय इजीली, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उसका मैग्नेटिज्म आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसको परमानेंट मैग्नेट की तरह क्या करेंगे अपन इस्तेमाल में लेते हैं, स्टील को बनाने, इस मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। देखो आपको क्या करना है, फाई और आर, जो फ्लक्स होता है उसे किससे डिनोट करते हैं? फाई से, और रेजिस्टेंस को आर से। ये कह रहा है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसकी यूनिट क्या होगी। तो एकदम सिंपल से अपन क्या करते हैं, दोनों की डायमेंशन पुट कर देते हैं। डायमेंशन पुट करेंगे तो देखो m से m कट जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अपने t और a बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करते हो तो 80 आएगा। अब 80 सोचो आप किसकी यूनिट होती है? 80 बोले तो a बोले तो एम्पियर और t बोले तो सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी होती है? चार्ज की। तो आंसर क्या होगा इसका? चार्ज। देखो I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो चार्ज के बराबर। नेक्स्ट है अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो यहां पर अपन को पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब यहां पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए, और डॉट हटाते हैं तो अपन को पता है क्या होता है? कॉस थीटा। अब ये जो एंगल, जो थीटा जो एंगल है, वो आप अच्छे से समझे, थीटा एंगल किस किस के बीच का है? तो थीटा एंगल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और जो सरफेस एरिया वेक्टर होते हैं, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब एरिया वेक्टर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन से डिसाइड नहीं करते। यहां पर वो कह रहा है कि ये अपन ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये अपन ने ले लिया बी की डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में कॉइल जो है इस तरीके से प्लेस की गई है कि वो पैरेलल है, तो कॉइल ऐसे प्लेस कर दी अपन पैरेलल। तो बच्चे सोचते हैं कि बी इधर है, कॉइल ऐसे पैरेलल प्लेस कर दिए तो थीटा 0 हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल नहीं है, लेकिन गलत है। देखो ये तो कॉइल प्लेस की गई है, इसका एरिया जो होगा वो हमेशा कहाँ होता है? परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये और बी की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90। तो बी ए कॉस थीटा में थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, कॉस 90 0 होता है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। जब फ्लक्स ही 0 है तो मतलब फिर ईएमएफ और जो करंट होगा इंड्यूस करंट वो कितनी आएगी? 0। तो 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हर सिचुएशन में जो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इस तरीके से फ्लो होता है कि वो उसी कारण का अपोज करता है जिसकी वजह से वो क्या हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि लेंज का लॉ किस लिए दिया जाता है? तो लेंज का लॉ देखो, यहाँ चारों ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, ए बी सी डी। जो है इसमें सही आंसर है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, दोनों में से किसी का भी उसके लिए अपने क्या होती है ये यूज किया जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपन किससे फाइंड कर सकते हैं? लेंज लॉ से। ठीक है। एक आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लेंज का लॉ किस पे बेस्ड है? तो लेंज का लॉ भी किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन रिमेनिंग 50 क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।